इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है गुप्त साम्राज्य से जुड़े कुछ दिलचस्प स्रोत। नमस्कार। हाँ, ये स्रोत लगभग 310 ईस्वी से 440 ईस्वी के बीच के हैं। और इनमें हमें मिलते हैं संस्थापक शासक, उनकी जीतें और हाँ, उनकी सांस्कृतिक कामयाबियों के भी जिक्र। बिल्कुल। तो आज का मिशन है इन प्रमुख शासकों और उनकी जो स्थायी विरासत है उसको समझना। हाँ, और ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे श्रीगुप्त और उनके बेटे घटोत्कच ने उत्तर भारत में, मतलब यूपी बिहार वाले इलाके में एक नींव रखी। और फिर वो एक बड़ी शक्ति बन गई, है ना? बिल्कुल। खासकर चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे शासकों के टाइम में। चलिए तो फिर शुरू करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम से। इनका समय था लगभग 319 से 334 ईस्वी। जी। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि अपनाई थी। ये उपाधि कुछ खास बताती है क्या? हाँ, महाराजाधिराज मतलब राजाओं के महान राजा। ये दिखाता है कि अब वो सिर्फ कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे। अच्छा। उनकी सत्ता कई और राजाओं पर थी, मतलब साम्राज्य बढ़ रहा था, महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थीं। और उनका विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ, वो भी जरूरी था। हाँ, वो एक बड़ा राजनीतिक कदम था। लिच्छवियों से संबंध ने उनकी स्थिति काफी मजबूत की। और एक और चीज, इन्होंने गुप्त संवत शुरू किया 319 या 320 ईस्वी में। जी हाँ, गुप्त संवत, ये उनके राज्यारोहण की तारीख मानी जाती है और बाद के कई शिलालेखों में इसी संवत का इस्तेमाल है। तो इतिहासकारों के लिए काफी मददगार रहा होगा ये। बहुत ज्यादा, डेटिंग के लिए। और उन्होंने सोने के सिक्के भी चलाए, जिन्हें दीनार कहते थे। हाँ, दीनार। गुप्त काल में सोने के सिक्के तो खूब चले। ये उनकी अमीरी तो दिखाता ही है, साथ में मजबूत अर्थव्यवस्था का भी संकेत है। सही। अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आए समुद्रगुप्त, लगभग 335 से 380 ईस्वी। जी, उनके बेटे, और कई लोग इन्हें साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक मानते हैं। इनके बारे में हमें ज्यादातर जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है ना? इलाहाबाद स्तंभ लेख। बिल्कुल। उसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। उसमें उनकी जीतों का जबरदस्त वर्णन है, उत्तर से दक्षिण तक। और कहते हैं कि वो कभी हारे ही नहीं। प्रशस्ति तो यही दावा करती है। सर्व राज और छित्ता की उपाधि भी मिली उन्हें, मतलब सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला। तभी शायद वी.एस. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा। हाँ, ये तुलना उनकी सैन्य ताकत के लिए की जाती है। नेपोलियन की तरह ही काफी लड़ाइयां जीती उन्होंने। लेकिन क्या ये सही तुलना है? देखिए, सैन्य नजरिए से तो शायद हाँ, पर समुद्रगुप्त सिर्फ योद्धा नहीं थे। अच्छा। उन्हें कविराज भी कहा गया है, यानी कवियों का राजा। और कुछ सिक्कों पर तो उन्हें वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। अरे वाह, मतलब कला में भी रुचि थी। जी हाँ, तो वो एक मल्टी डायमेंशनल रूलर थे और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अश्वमेध यज्ञ, इसका क्या मतलब था उस समय? समझा। तो समुद्रगुप्त ने एक मजबूत नींव रखी। बिल्कुल। और इस पर आगे बढ़ाया उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। टाइम पीरियड लगभग 380 से 414 ईस्वी, और उपाधि थी विक्रमादित्य। हाँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनका दौर तो गुप्त साम्राज्य का पीक माना जाता है। ऐसा क्यों? क्या खास था इनके समय में? एक तो कहा जाता है कि इन्होंने शकों को हराया, जो पश्चिम में एक बड़ी शक्ति थी। अच्छा। और इस जीत के बाद उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए। ये पहले गुप्त राजा थे जिन्होंने चांदी के सिक्के चलाए। ओह, इससे पहले सिर्फ सोने के थे ज्यादातर? हाँ, सोने के यानी दीनार। इन्होंने चांदी के शुरू किए, और तांबे के सिक्के भी शायद इन्होंने ही बड़े पैमाने पर चलाए। मतलब रोजमर्रा के लेन देन के लिए? शायद यही वजह रही होगी। और इनके टाइम पे बड़े अहम वैवाहिक गठबंधन भी हुए थे ना, जैसे बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह। जी हाँ, प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से। वाकाटक दक्कन में काफी शक्तिशाली थे। तो ये एक तरह से डिप्लोमेसी थी। बिल्कुल, एक बहुत स्मार्ट मूव था। इससे दक्कन में गुप्त प्रभाव बढ़ा। और दिल्ली में जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, वो भी इनसे जुड़ा है। हाँ, माना जाता है कि वो स्तंभ राजा चंद्र के सम्मान में बनाया गया था, और ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये राजा चंद्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही थे। और कमाल की बात यह है कि वो आज भी खड़ा है, बिना जंग लगे। सोचिए, 1600 साल से ज्यादा हो गए। उस जमाने की मेटलर्जी कितनी एडवांस्ड थी। सच में कमाल है। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आते ही 9 रत्न याद आते हैं। हाँ, 9 रत्न यानी 9 रत्न, ये उनके दरबार की शान माने जाते हैं। क्या ये सच में 9 लोग थे, एक फिक्स ग्रुप? देखिए,
ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि ये कोई औपचारिक मंडली थी या बाद की कहानियों में ये संख्या जुड़ गई, पर यह सच है कि उनका दरबार विद्वानों और कलाकारों से भरा रहता था। जैसे किसी महाकवि कालिदास या कहते हैं चिकित्सक धन्वंतरी भी थे। हरिशेन का नाम भी आता है, हालांकि वो समुद्रगुप्त के समय ज्यादा सक्रिय थे। और इसी दौरान वो चीनी यात्री फाहियान भी आए थे। जी हाँ, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आए थे और उन्होंने यहाँ के समाज प्रशासन के बारे में काफी कुछ लिखा। और कालिदास की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ये सब तो आज भी मास्टरपीस हैं। बिल्कुल, कालिदास का साहित्य तो संस्कृत की और भारतीय काव्य की पहचान है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ लड़ाइयों का दौर नहीं था। सही कहा, वो एक सांस्कृतिक शिखर भी था। निश्चित रूप से। तो अगर हम सब समेटें तो इन स्रोतों से एक तस्वीर बनती है गुप्त साम्राज्य की। शक्तिशाली राजा, महाराजा धीराज जैसी उपाधियां, समुद्रगुप्त जैसे योद्धा जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा गया। हाँ, और उनके सिक्के सोने, चांदी, तांबे के अर्थव्यवस्था की कहानी कहते हैं। और शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, मेहरौली स्तंभ जो आज भी सबूत के तौर पे मौजूद हैं। और फिर सांस्कृतिक पहलू, कालिदास, फाहियान, नवरत्न की बातें। बिल्कुल, ये सिर्फ एक राजनीतिक या मिलिट्री पावर हाउस नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। कला, साहित्य, विज्ञान, धातु कला, हर क्षेत्र में काफी उन्नति हुई। तभी तो इसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। हालांकि इस स्वर्ण युग वाले टैग पर भी बहस होती है। हाँ, होती है, पर इसमें कोई शक नहीं कि ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रिएटिव दौर था। सिक्के, शिलालेख, साहित्य, ये सब मिलकर उस दौर की कहानी बताते हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए जी, कि किसी साम्राज्य को असल में महान क्या बनाता है? क्या सिर्फ उसकी फतेहें और उसका बड़ा सा नक्शा, या फिर उसकी वो सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत जो इतने सालों बाद भी जिंदा है, हमें आज भी कुछ सिखाती है, प्रेरित करती है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प रहेगा। नमस्ते। आज के डीप डाइव में हम प्राचीन भारत के कुछ अहम दौरों पर नजर डाल रहे हैं। गुप्त काल, फिर हर्षवर्धन का समय और हाँ, वाकाटक राजवंश भी। जी। हमारे पास जो स्रोत है वो उस जमाने के शासकों, उनके प्रशासन, अर्थव्यवस्था और हाँ, सांस्कृतिक जीवन पर भी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो मिशन यही है कि इन स्रोतों से खास बातें निकालें, जैसे गुप्त साम्राज्य का सिस्टम कैसा था, हर्षवर्धन के समय में क्या नया हुआ और ये वाकाटक, इनका क्या रोल था। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्तों से ही करते हैं। ठीक है। तो गुप्त प्रशासन की बात करें, सुनने में आता है कि वो काफी विकेंद्रीकृत था। इसका असल में मतलब क्या था, जरा समझाएंगी? हाँ, विकेंद्रीकरण मतलब सीधी सी बात है कि सारी ताकत राजा के हाथ में नहीं थी। साम्राज्य को बांटा गया था, पहले प्रांत जिन्हें भुक्ति कहते थे, फिर जिले यानी विषय। अच्छा। हाँ, और इनके अपने प्रमुख होते थे, जैसे विषय का प्रमुख विषयपति, फिर और नीचे जाएं तो शहर के लिए नगरपति और गांव के लिए ग्रामिक। तो एक तरह का लेयर्ड स्ट्रक्चर था। समझ गया। इससे शायद बड़े साम्राज्य को संभालना आसान होता होगा। और कुछ खास अधिकारी भी थे, जैसे आजकल होते हैं मंत्री वगैरह। जी बिल्कुल। कुछ महत्वपूर्ण पद थे, जैसे कुमार मात्य, जो शायद प्रांतीय अधिकारी होते थे। फिर न्याय के लिए महादंड नायक, और एक बहुत जरूरी पद था संधि विग्रहिक। संधि विग्रहिक, ये क्या काम करते थे? ये एक तरह से युद्ध और शांति मंत्री थे, मतलब विदेश नीति संभालते थे। अच्छा, काफी व्यवस्थित लगता है। और अर्थव्यवस्था, मैंने पढ़ा है गुप्तों ने बहुत सोने के सिक्के चलाए थे। हाँ, ये बात सही है। उनके सोने के सिक्के, जिन्हें दीनार कहा जाता था, वो काफी बड़ी संख्या में मिले हैं। इससे लगता है कि व्यापार वगैरह अच्छा रहा होगा। लेकिन अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो तो कृषि ही थी, और कर व्यवस्था भी उसी पर आधारित थी। सबसे मुख्य कर था भाग। भाग, ये कितना होता था? ये उपज का छठा हिस्सा होता था, 1/6। इसके अलावा राजा को फल, फूल वगैरह की भेंट भी दी जाती थी, जिसे भोग कहते थे। ओके। और भी कुछ करते? मैंने कहीं विष्टि का जिक्र पढ़ा था। हाँ, विष्टि, इसका मतलब होता है बेगार या बंधुआ मजदूरी। शायद ये कुछ खास सरकारी कामों के लिए लोगों से करवाई जाती होगी। इसके अलावा बलि नाम का भी एक कर था, जो थोड़ा दमनकारी माना जाता है, और ऊपरी कर यानी अतिरिक्त कर भी थे। अच्छा, मतलब कई तरह के टैक्स थे।
सेना भुक्ति जैसा भी कुछ था शायद। जी, सेना भुक्ति का मतलब था कि जब सेना किसी इलाके से गुजरती थी तो गांव वालों को उनके खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता था। तो हाँ, राज्य की आय के स्रोत तो कई थे, पर कह सकते हैं कि जनता पर बोझ भी रहता होगा। दिलचस्प है। अच्छा, अब जरा संस्कृति की तरफ चलें। नालंदा विश्वविद्यालय, उसकी नींव तो इसी काल में पड़ी थी, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी और वो आगे चलकर ज्ञान का इतना बड़ा केंद्र बना कि दुनिया भर से छात्र वहां आते थे। कमाल है। और कला मंदिर वगैरह? हाँ, कला और वास्तुकला में भी काफी काम हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की उदयगिरी मध्य प्रदेश में एक वराह मूर्ति है, बहुत प्रसिद्ध है। उसमें विष्णु को पृथ्वी को बचाते हुए दिखाया गया है। हाँ, मैंने देखी है उसकी तस्वीर। और मंदिर, जैसे झांसी का दशावतार मंदिर या कानपुर का वो भीतरगांव मंदिर? बिल्कुल सही। दशावतार मंदिर तो खैर है ही महत्वपूर्ण, और भीतरगांव मंदिर की खास बात यह है कि वो ईंटों से बने सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। साहित्य में भी देखिए, शूद्रक की मृच्छकटिका, वो भी इसी दौर की रचना है। लेकिन ये सब हमेशा तो नहीं चला। गुप्तों के सामने एक बड़ी चुनौती आई थी, हूणों के आक्रमण की। सही कहा आपने। शुरू में तो स्कंद गुप्त ने हूणों को काफी सफलता से रोका। इसका जिक्र भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है, और उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। अच्छा। हाँ, लेकिन बाद में हूणों के आक्रमण लगातार होते रहे, और आखिरकार यही आक्रमण गुप्त साम्राज्य के कमजोर होने और फिर पतन का एक मुख्य कारण बने। और इसी दौर का एक और थोड़ा दुखद साक्ष्य भी है शायद, सती प्रथा का। जी हाँ, भानुगुप्त का एरण शिलालेख है मध्य प्रदेश में, करीब 510 ईस्वी का। उसमें पहली बार सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। तो गुप्तों के बाद फिर उत्तर भारत में कौन सी शक्ति उभरी? वर्धन वंश का नाम आता है। हाँ, पुष्यभूति वंश, या जिसे वर्धन वंश भी कहते हैं। इनकी राजधानी पहले थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज बनी, और इनके सबसे प्रसिद्ध शासक हुए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, हाँ, 606 से 647 ईस्वी तक। जी, उन्होंने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। वल्लभी, जो गुजरात में है, वहां के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को भी हराया था। और वो मशहूर चीनी यात्री हुएनसांग, वो भी तो इन्हीं के समय भारत आए थे ना, है ना? बिल्कुल। वेनसांग हर्षवर्धन के ही काल में आए थे, और हर्षवर्धन ने उनके सम्मान में कन्नौज में एक बड़ी सभा भी आयोजित की थी। वो प्रयाग में भी हर 5 साल पर एक महामोक्ष परिषद करते थे, संगम पर। अच्छा, प्रयाग वाला आयोजन कुंभ मेले की शुरुआत से भी जोड़ा जाता है कुछ लोग? हाँ, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं। हर्षवर्धन खुद भी विद्वान थे। उन्होंने 3 नाटक लिखे। रत्नावली और नागानंद का जिक्र तो स्रोत में है ही, और उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट, उन्होंने हर्षचरित लिखी थी। जी हाँ, हर्षचरित यानी हर्ष की जीवनी, और कादम्बरी नाम का एक उपन्यास भी लिखा। लेकिन क्या हर्षवर्धन पूरे भारत पर राज कर पाए थे? दक्षिण में उनकी सीमा कहाँ तक थी? नहीं, दक्षिण में वो नर्मदा नदी से आगे नहीं बढ़ पाए। वहां उन्हें एक शक्तिशाली शासक ने रोक दिया था, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने। अच्छा। हाँ, नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें हर्ष की हार हुई। और मजे की बात यह है कि चालुक्य अभिलेखों में ही हर्षवर्धन को सकलोत्तर पथनाथ कहा गया है। सकलोत्तर पथनाथ यानी समस्त उत्तर भारत का स्वामी। तो ये उनकी उत्तर भारत की सत्ता को स्वीकार करता है। ठीक है। और जब उत्तर में ये सब चल रहा था, उसी समय दक्कन यानी मध्य और दक्षिण भारत में वाकाटक भी थे, गुप्तों के साथ साथ। हाँ, बिल्कुल। वाकाटक राजवंश करीब 250 से 500 ईस्वी तक ये गुप्तों के समकालीन थे, और दक्कन के एक बड़े हिस्से पर इनका शासन था। माना जाता है कि ये पहले सातवाहनों के सामंत थे। अच्छा, पुराणों में भी इनका जिक्र है? जी हाँ, पुराणों में इनका उल्लेख मिलता है। इनके संस्थापक का नाम विंध्य शक्ति बताया जाता है। ये मुख्य रूप से ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद अजंता की गुफाएं हैं। एकदम सही। अजंता की जो कुछ सबसे खूबसूरत गुफाएं हैं, खासकर चट्टानों को काट कर बनाए गए बौद्ध विहार और चैत्य, उनका निर्माण वाकाटक राजा हरिशैन के संरक्षण में हुआ था। ये भारतीय कला की, आप कह सकते हैं, एक अनमोल विरासत है। कमाल है। तो संक्षेप में अगर देखें, गुप्तकाल प्रशासनिक ढांचे, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिए बहुत अहम था, लेकिन हूणों के आक्रमण ने उन्हें कमजोर कर दिया। जी। फिर हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में एक बड़ा साम्राज्य बनाया, कला साहित्य को बढ़ावा दिया, पर दक्षिण में उनकी सीमाएं थीं। बिल्कुल। और साथ ही साथ
वाकाटको जैसे क्षेत्रीय राजवंशों ने खासकर दक्कन में कला को, विशेष रूप से अजंता जैसी जगहों को समृद्ध किया। एकदम सही कहा आपने। ये तीनों ही दौर प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ते हैं, इन प्राचीन राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थीं, जैसे विकेंद्रीकरण या फिर कर वसूलने के तरीके, इनका आगे चलकर बाद के भारतीय राज्यों पर क्या और कितना असर रहा होगा, ये एक दिलचस्प सवाल है।